हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है फाउंडेशन कोर्स जो हमारा भाषा और संस्कृति का है उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। जो पेपर है वो मेन एग्जामिनेशन 2023 का है। ये बीकॉम और बीएससी वालों का है, फर्स्ट ईयर का। तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आए थे 50 नंबर का आया था। इसमें जो है अपन को मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो 18 चाहिए, यानी हमको पास होने के लिए 18 मार्क्स चाहिए। सबको पता ही होगा जो हमारे फाउंडेशन कोर्स रहते हैं वो सबके जो है सेम ही रहते हैं, यानी भाषा और संस्कृत जितने भी हमारे रहते हैं, इंग्लिश, ये सारे जो है सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन पेपर देखिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं हम हमारा आज का पेपर जो है भाषा और संस्कृति का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है। आपको ये याद रखना है कि जो मातृभूमि कविता है वो किस युग में लिखी गई। इसका सही आंसर क्या है, द्विवेदी युग। ये जो है द्विवेदी युग में लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है। आप मातृभूमि वाली कविता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो रत्नाकर का यूज़ किया गया है वो शब्द का, तो उसका मतलब होता है समुद्र के लिए, क्योंकि रत्नाकर का मतलब क्या होता है, समुद्र। तो आपको याद रखना है ये। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गुप्त जी प्रभावित थे। जो मैथिली शरण गुप्त थे जिन्होंने ये कविता लिखी है, तो वो किससे प्रभावित थे। जब आप उनका जीवन परिचय पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो जो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। इसी वजह से जो है आपको सब पढ़ना है, उनका जीवन परिचय, उनकी पूरी कविता, सब पूरा जो है पढ़ना है, क्योंकि वो बीच बीच में से क्वेश्चन बना के देंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, तो ये बीच में से ही बना के देते उनके जीवन परिचय में से। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यशोधरा जो है किसकी पत्नी है। पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है लक्ष्मण की, दूसरा अंगद की, तीसरा बुद्ध की और चौथा भरत की। तो भरत, लक्ष्मण और अंगद को देख के तो आपको समझ में ही आ रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, बुद्ध की, यानी बुद्ध की जो है पत्नी थी। फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि किसके संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे जिन्होंने मातृभूमि लिखी है, तो वो किसके संपर्क में आए थे जिससे वो प्रभावित हो गए और वो जो खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे अपनी भाषा में। तो इसका सही आंसर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद रखना है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से जो है वो उनने खड़ी बोली से लिखना शुरू कर दिया था। आपको खड़ी बोली से याद रखना है, खड़ी बोली से किससे की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी से। सिक्स्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। तो आपको बताना ये रचना जो कैसी, कहानी है, नाटक है, निबंध है, कैसी है। तो इसका सही आंसर क्या है, कहानी है। जो विधा है वो कहानी में लिखी गई है। ऐसे आप 7वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रेमचंद का जन्म स्थान है। हमारे मुंशी प्रेमचंद है, अब उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर है लम्ही ग्राम। आप कंफ्यूज मत होना नाम में, उसका सही है लम्ही ग्राम, क्योंकि जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो उनका जन्म स्थान कहाँ था। शतरंज के खिलाड़ी है, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, कि शतरंज के खिलाड़ी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। जब आप ये कहानी पढ़ोगे शतरंज के खिलाड़ी तब आपको पता चलेगा जो मिर्जा और मीर हैं वो इसके मुख्य पात्र हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही जो है वो पूरी कहानी लिखी गई है। तो हमारा क्वेश्चन 9 देखते हैं कि प्रेमचंद की पुस्तक जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था का नाम है। तो ये जब आप जो है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो सोजे वतन है वही जो है किसने, अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। तो इसका सही आंसर क्या है, सोजे वतन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 1990 में शरद जोशी किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है, ये आपको जीवन परिचय में ही पता चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, पद्मश्री। जो हमारे शरद जोशी जी थे उन्हें जो है 1990 में क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। तो आपको ये पुरस्कार और इनके सन भी याद रखने, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे भी पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी। अब आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा क्योंकि अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हो। तो ये हमारी जो है ईप पर सवार इल्लिया से पूछा गया है कि अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी, तो इल्ली की तस्वीर जो है छपी थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शरद जोशी जी की रचनाओं पर आधारित टेलीविजन धारावाहिक है। का सही आंसर क्या है, इनमें से सभी, लापतागंज, वाह जनाब, विक्रम वेताल, ये सभी जो है शरद जोशी ने लिखी थी और यही सब टेलीविज़न पे हैं, मतलब टेलीविज़न पे प्रस्तुत की गई हैं। ये भी जो है इनके जीवन परिचय में बताया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 13 नंबर का है, क्या बोल रहा है इसमें कि राम कथा का मूल आधार है। देखो, वाल्मीकि रामायण, भरवे रामायण और कंब रामायण, राघव चरित,
इनमें से सबसे ज़्यादा जो इसका मेन आधार था वो वाल्मीकि रामायण जी का था, इसलिए इसका सही आंसर वाल्मीकि रामायण है, पर एक बार और आप इसे रीचेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है, तो इसका आंसर आप सबको पता है कि बाल कांड था, जो प्रथम कांड था वो बाल कांड था। नंबर 15 ये कंब रामायण किस भाषा का काव्य है, तो इसका सही आंसर है तमिल। नंबर 17 ये है कि आलवार संतों की संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या है 12। संत कितने थे 12। क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के बीच बीच में से बना के देते, इसलिए आपको चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां कि साहसपूर्ण उमंग का नाम है, का आंसर उत्साह। ये आपको समझ में आ रहा है कि अब जब हम साहस में रहते हैं और उमंग से भर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्साह कहते हैं। और ये जो है उत्साह चैप्टर से ही लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है उत्साह। जब आप ये पढ़ोगे उत्साह वाला चैप्टर तब आपको पता चलेगा। हमारा अगला 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्साह निबंध के लेखक कौन है। अब आपको बताना है कि उत्साह निबंध के लेखक जो है कौन है, तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको सबके जो है याद रखने किसने क्या लिखा है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा, तो ये आपको सबको याद होना चाहिए कि किसने कौन सा चैप्टर लिखा है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 19 की तरफ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। तो आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या है, चिंतामणि है। उनके निबंध संग्रह का नाम क्या था, चिंतामणि था। हमारे अगले 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मनुष्य कर्म से पीछे हटता है, इसमें क्या लिखा है, निंदा के भय से, मानसिक क्लेश के कारण, मान अपमान के भय से, या इनमें से सभी। तो मनुष्य जो है कर्म से पीछे तभी हटता है, जहाँ तक मुझे पता है कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। नींद के कारण कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो हम सो नहीं पाएंगे, मानसिक क्लेश जो होता है उसके कारण, मान अपमान हमें डर लगता है कि हमारा अपमान तो नहीं हो जाएगा कहीं, तो इन सब चीज़ों से जो मनुष्य काम करने से पीछे हटता है। तो इसका जहाँ तक सही आंसर जो है इनमें से सभी है, एक बार और आप इसे रीचेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा 21 है, तो इसमें क्या है, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए दिए गए पुरस्कार है। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको जो इस पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये जो पुरस्कार है ये उन्हें मिला था। जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें बताया गया है ये, इसलिए आपको सबके जीवन परिचय तो पढ़ना ही है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बटा है। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रूप से जो है 4 भागों में बटा है, ये भी आपके चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 कि भारत की एकता का सबसे बड़ा लक्षण है। हम बोलते हैं ना कि हमारी भारत में एकता है, हम लोग एकता से रहते हैं बिल्कुल, तो इसका जो है कारण क्या है, तो इसके कारण आप देखिए जलवायु, खान पान, पहनावा, या विचारों की एकता, क्योंकि हम सबके विचार क्या मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, विचारों की एकता। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 24 की तरफ कि इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है उनकी इनमें से कौन सी रचना नहीं है। देख सकते हो हुंकार, रसवंती, साकेत और रेणुका। तो आपको अलग ही दिख रहा होगा, जो साकेत है वो रामधारी दिनकर जी ने नहीं लिखी है, वो जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साकेत, क्योंकि नहीं पूछा है तो साकेत है। हमारा अगला क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है कि दिनकर जी का जन्म स्थान क्या है। आपको पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है जन्म स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर है सिमरिया ग्राम। जब आप वही पढ़ोगे इनका जीवन परिचय तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा हमारा अगला 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित दिनकर जी के प्रबंध काव्य का नाम बताइए। यानी जो दिनकर जी ने लिखी है प्रबंध काव्य वो कौन सा है जो महाभारत पर बेस्ड हो, यानी महाभारत पर आधारित हो। सही आंसर है ये कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा है वो जो है महाभारत पर आधारित है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। तो जो हमारे आदि शंकराचार्य उन्होंने जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। वह चैप्टर है जो आदि शंकराचार्य वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा। ऐसा हमारा 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है। तो पूर्व मीमांसा थी उसके प्रवर्तक कौन है। इसका सही आंसर क्या है, कर्णादि है वैसे, पर आप एक बार और इसे चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र व भारती देवी को शिक्षा दी। तो जो मंडन मिश्र और भारती देवी थे उन्हें जो है उन्होंने आत्मयज्ञ की शिक्षा दी थी, यानी उसके बारे में बोला था कि आत्मयज्ञ की शिक्षा जो है आप लो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30 नंबर का
कि निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने शंकर के हाथ पर क्या रखा। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने जो है उनके हाथ पर क्या रखा था, आंवला रखा था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूखा आंवला। क्वेश्चन हमारा क्या है 31 कि कनक धारा स्त्रोत में किसकी स्तुति जो है की गई थी। तो किस नदी की स्तुति की गई थी ये आपको बताना है। जो कनक धारा स्त्रोत था उस पर क्या है, नर्मदा जी की क्या की गई थी, स्तुति की गई थी, उनकी प्रार्थना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शारदा मठ कहाँ स्थित है। शारदा मठ जो है द्वारिका में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवधारणा का स्वरूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसका मूर्त या अमूर्त में से कोई सही आंसर है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन को आपको एक बार खुद से रीचेक करना है जिनका मैंने बोला है। अगला क्वेश्चन ये है कि अवधारणा से स्पष्ट होता है सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ, संक्षिप्त अर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विशिष्ट अर्थ, यानी इससे जो है विशिष्ट अर्थ का हमें पता चलता है या स्पष्ट होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में भी पर्यायवाची पूछ रहा है कि कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द जो है पिक होता है। आपको सारे पर्यायवाची याद रखने क्योंकि बीच में से ऑब्जेक्टिव इनमें से ही आते हैं। ऐसे 37 नंबर का क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि सुधाकर जो है किसका पर्यायवाची है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है सुधाकर का पर्यायवाची है। ऐसा हमारा 38 क्या बोल रहा है कि आकर्षक का विलोम शब्द है। तो आकर्षण मतलब क्या होता है कि किसी को अट्रैक्ट करना, और आकर्षण का मतलब इसका उल्टा होता है, यानी उसको दूर करना। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भला का विलोम है। भला यानी अच्छा ही होता है, हम अच्छा करते हैं, लेकिन बुरा मतलब क्या होता है कि हम किसी का जो है बुरा करते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बुरा। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है कि उर्वर का विलोम शब्द है। अब उर्वर का विलोम क्या होगा, उर्वर का विलोम हो जाएगा हमारा अनुवर। को जो है सबके विलोम शब्द याद रखने, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द, समानार्थी, जितनी भी ग्रामर है आपको सब करना है क्योंकि बीच में से ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से आते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं। तो जिसे गिना नहीं जा सका उसे हम अनगिनत कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। ऐसा हमारा अगला 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसका चरित्र उदार है उसे कहते हैं। जिसका चरित्र जो उदार होता है उसे उदार चरित्र कहते हैं। हमारा अगला 43 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए जो शब्द यूज होता है वो क्या है, आगोपांत। इसका सही आंसर आगोपांत है। ऐसा हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। इसका सही आंसर 5 है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि संधि कितने प्रकार की होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 होता। संधि 3 होती है, लेकिन जो स्वर संधि उसके जो भेद होते हैं वो जो है 5 प्रकार के होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। हमारा अगला क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है कि नरेश शब्द में संधि है। तो नरेश शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि। तो आपको संधि आना भी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका सही आंसर क्या है, गुण। ऐसा हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर यदि विकार हो तो उसे कहते हैं। तो ये जो परिभाषा के तौर पर दिया है तो इसका सही आंसर क्या है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जो है अगर विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आने पर विकार हो उसमें तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। ऐसा हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी शब्द का भाव होता है। बी शब्द के बारे में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको एक बार रीचेक करना है। वैसे इसका सही आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है, पर एक बार और आप रीचेक कर लीजिएगा। ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत डीप में दिए गए, इसलिए आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा। एक बार आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो आप एक बार और रीचेक कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद होता है। तो अंग्रेजी में जिसे हम रिलीजन बोलते हैं इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होता है, धर्म बोलते हैं। जो है इसे इसका सही अनुवाद क्या होता है, इसका सही अनुवाद होता है धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अद्वैत का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा दो का ना होना। अद्वैत का मतलब होता है दो का ना होना, और द्वैत का मतलब होता है दो का होना। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है कि भाषा का सबसे पहला संबंध है। जो हमारी भाषा होती है उसका सबसे पहला संबंध किससे होता है, तो इसका सही आंसर होता है बोलने से, क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं तब तक हमें भाषा का संबंध नहीं पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक बार और रीचेक करना है। आप जब भाषा के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
तरीके से जो है हमारा भाषा और संस्कृति का पेपर पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन क्या आते हैं। 50 नंबर का आता है, पासिंग मार्क्स 18 होती है। तो इस तरीके से जो है 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं फाउंडेशन कोर्स में। 3-4 क्वेश्चन मैंने एक बार रीचेक करने को बोले, तो उसे आप एक बार और रीचेक कर लेना। आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।